ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक और सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की पढ़ाई बहुत कमज़ोर है या वीक है और वो चाहते हैं कि यार हम एनआरई स्टेप वन में पास भी हो जाए और कम टाइम में हम कोई ऐसी चीज़ पढ़े जिससे हमारा एग्जाम इंशाल्लाह पास हो जाए, तो उन लोगों के लिए ये कुछ सेक्शन है वो मैं कवर करना चाहूँगा फर्स्ट एड से, जिससे भी अगर आप लोग प्रॉपर देखें तो आप लोग का एग्जाम आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये कुछ क्लासिकल प्रेजेंटेशन है डिजीज के बारे में। तो अगर आप लोग बहुत सारी डिजीज पढ़ते हैं बट एट द एंड आप लोग को ये पता नहीं होता कि यार डिजीज किस तरह की है, उसकी पैटर्न क्या है, तो उसके हवाले से आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर एक मरीज है उसको गाउट है, गाउट के अंदर वो बताएंगे ग्रेट टो पेन है या नी ज्वाइंट पेन है, क्योंकि इसमें अर्थराइटिस होता है। जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होती है वो डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और साथ में सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, इसको हम जनाब ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मतलब लोग जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, सेल्फ म्यूटिलेटिंग टाइप बिहेवियर्स होता है। और स्पेशली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके जो केस होगा वो बॉयज होगा। ठीक है, ये गर्ल्स के अंदर नहीं होता, दैट इज ओनली सीन इन बॉयज। तो प्लीज रिमेंबर, एनी मेल हु हैज थ्री थिंग्स: gout, intellectual disability या mental retardation plus self mutilating behavior या self harm behavior, think about लिश नेहान syndrome। ठीक है, तो लिश नेहान syndrome है, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का मसला होता है। इसमें HGPRT की डिफिशिएंसी होती है, स्टैंड फॉर हाइपोजेंटीन गुआनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है लास्ट टाइम कि a boy brought by their parents with a history of gout, intellectual disability and self-mutilating behavior, diagnosed for Lesch-Nyhan syndrome according to genetic. Which of the following is correct for this syndrome? Answer is X-linked recessive। अब जितनी डिजीज है जो X-linked लिंक है, X-linked होती है, वो मेनली बॉयज को अफेक्ट करती हैं, वो फीमेल के अंदर रेयर होती है। ठीक है, तो एग्जाम में वो बताएंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक। तो प्लीज ये तीन बातें, लिश नेहान सिंड्रोम, इसकी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, हाइपोजेंटीन गुआनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज डेफिशिएंसी, और ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, साइटस इनवर्सस, अगर टू थर्ड ऑफ द हार्ट लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे चला जाए और वन थर्ड जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाए तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और अगर पूरी बॉडी की जो एनाटॉमिकल ऑर्गन है वो पोजीशन को चेंज करे, साइड चेंज करे, वो साइटस इनवर्सस है। क्रोनिक एयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसेस एंड ब्रोंकी एक्टेसिस, ये तीन चीजें। तो साइटस इनवर्सस, साइनोसाइटस एंड ब्रोंकी एक्टेसिस, थिंक अबाउट कार्टागेनर सिंड्रोम। ठीक है, जो कार्टागेनर सिंड्रोम है इसमें सीलिया की जो मूवमेंट है वो खराब होती है, जिसको हम सिलियरी डिस्क एनीरिया कहते हैं। अब सीलिया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है, ये जीआईटी ट्रैक्ट में भी है, ये मिडिल ईयर के अंदर है। स्पेशली जो अगर आप लोग देखें फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है जिसमें ओवम को नीचे आना पड़ता है, उसमें भी सीलिया होती है, उसकी वजह से ओवम ऊपर से नीचे आती है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर स्पर्म सेल है, उसमें फ्लैजेला है, वो भी सीलिया है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो जहाँ पे सीलिया का मसला होगा तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब की जो सीलिया डिस्फंक्शन होगी तो उससे ओवम जो है वो एम्पुला तक नहीं आएगी, और अगर स्पर्म के मसला है तो वो फिर ऊपर नहीं जाएगी। दोनों की वजह से इसका जो लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है कार्टागेनर सिंड्रोम का वो इनफर्टिलिटी है। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए द काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन कार्टागेनर सिंड्रोम फॉर मेल, वो फ्लैजेला मूवमेंट ना होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी खराब होगी। ओवम का क्वेश्चन आ जाए तो फिलोपियन ट्यूब सीलिया डिस्फंक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर एक बच्चा है उसमें ब्लू स्क्लेरा है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो बोन्स है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होती है और डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, और साथ में कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर से मुराद क्या है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के अंदर जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मिडल ईयर कंटेन थ्री बोन्स लाइक स्टेपिस, इनकस, मेलियस। जो ओसिकल्स होती है वो कंडक्शन में काम करती है, जो साउंड वेव्स की जो कंडक्शन है वो हेल्प करती है, वो खराब है तो हेयरिंग लॉस होगी। तो एनीवन हु हैज ब्लू स्क्लेरा, मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, थिंक अबाउट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, इसमें जो बोन्स है वो परफेक्टली नहीं बनते, जिसकी वजह से बोन परफेक्टली काम ना करने की वजह से मतलब कान के अंदर कंडक्शन नहीं होगी तो हेयरिंग लॉस।
और दूसरी बात, बोन की खराब होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होती है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। अब बोन्स के अंदर जो कोलेजन है वो टाइप 1 होता है। यहाँ से प्लीज दो बात याद रखें, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड ऑफ कोलेजन। कोलेजन पे टाइप 1 है बोन्स में है, टाइप 2 कार्टिलेज के अंदर है, बट फाइब्रो कार्टिलेज जो है उसमें टाइप 1 होता है। फिर टाइप 3 है एंड टाइप 4। टाइप 4 से रिलेटेड हम एक डिजीज पढ़ेंगे, गुड पास्टर सिंड्रोम, क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, इसमें कोलेजन टाइप 1 जरूर होता है लेकिन वो काम नहीं करता, तो देयर इज लैक ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ कोलेजन टाइप 1। अब आते हैं, अगर एक बंदा है उसकी इलास्टिक स्किन है, इसकी जो स्किन है वो बियॉन्ड द लिमिट आप स्ट्रेच कर सकते हैं, देयर इज हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट बिकम वेरी वेरी मोबाइल एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी, जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, दैट इज एहलर डेनलॉस सिंड्रोम। एहलर डेनलॉस द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब टू टाइप्स, एक इसका जनाब टाइप 3 कोलेजन डिफेक्ट, ये वस्कुलर टाइप में होता है, और टाइप 5 कोलेजन जो है एहलर डेनलॉस के अंदर होता है। तो ये मतलब ये है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपर मोबिलिटी और इलास्टिक स्किन। अब एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं कि एक पेशेंट है, वो बियॉन्ड द लिमिट जनाब वो टाल है, उसकी स्किन इलास्टिक है, उसकी जॉइंट्स हाइपर मोबाइल है। तो यहाँ से बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमें एग्जाम में दो चीज़ आनी चाहिए, या तो पेशेंट को एहलर डेनलॉस हो सकता है या मार्फन सिंड्रोम है। अब एहलर डेनलॉस में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है और मार्फन के अंदर नहीं होती। मार्फन सिंड्रोम के मरीज में याद रखें, जब आइस के अंदर हम देखते हैं तो उसकी लेंस डिसलोकेशन होती है, जिसकी वजह से आप लोग को पता होना चाहिए कि दिस पेशेंट डेवलप ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज लेंस डिसलोकेशन। अब एरिक्नोडेक्टाइली मतलब यह है कि लॉन्ग फिंगर लेंस डिस्लोकेशन अपवर्ड एंड टेम्पोरल। अब देखिए, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, दिस इज द नोज, मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता चलूँ, दिस इज द नोज फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आप इमेजिन करिए आईज है, ठीक है। तो नाक के दोनों तरफ ये एक आई है, ये दूसरी आई। अब यहाँ पे जो आईज का बाहर वाला एरिया है इसको टेम्पोरल साइड कहते हैं, और जो अंदर वाला एरिया है इसको नेजल साइड कहते हैं। अगर लेंस यहाँ पे है, यहाँ पे लेंस है, लेकिन ये इस तरफ ऊपर गया और बाहर की तरफ गया, दैट इज अपवर्ड बट टेम्पोरल, दैट इज मार्फन सिंड्रोम। कभी कभार लेंस नीचे आता है, inferior but toward nasal, that is homocystinuria। commonly asked exam question, very very important one, वो हम डिस्कस करेंगे कि मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टिन्यूरिया दोनों के अंदर जो ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है, लेंस का इशू है, वो आप लोगों ने याद रखना है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर लेंस की डिस्लोकेशन बाहर की तरफ है और अपवर्ड है, दैट इज मार्फन सिंड्रोम, और अगर आप नीचे की तरफ डिस्लोकेशन है और अंदर है, दैट इज होमोसिस्टीन यूरिया, वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं क्विकली बताता चलो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग मुझे ये बता दें कि वो कौन सा सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम है जिसमें बंदा बियॉन्ड द लिमिट टाल होता है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होमोसिस्टिन्यूरिया का पेशेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट आते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट यूजुअली क्या होते हैं, वो टाल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे आर यूजुअली टाल। तो जितना टाल होगा बंदा, ऊपर की तरफ हाइट बढ़ेगी तो लिम्स भी ऊपर जाएगी। और होमोसिस्टीन यूरिया का मतलब कि यूरिन के अंदर होमोसिस्टीन का लीक होना, तो यूरिन नीचे जा रही है, तो उसमें लिम्स डिसलोकेशन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो जितना मार्फन सिंड्रोम में बदला टाल होगा तो डिस्लोकेशन ऊपर जाएगी, अपवर्ड होगी। होमोसिस्टीन यूरिया का मतलब यूरिन के अंदर होमोसिस्टीन का लॉस होना, तो उसमें डिस्लोकेशन डाउनवर्ड होती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट you guys should know for the homocystinuria and Marfan syndrome। मार्फन सिंड्रोम के बारे में एक और क्वेश्चन लिखें, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होता है एंड दैट इज क्रोमोसोम 15। तो क्रोमोसोम 15 का मस्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैफे ऑले स्पॉट्स पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेशिया, ठीक है, मतलब मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब ये है कि अगर एक बंदा है, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो 13 ईयर में आती है या 12 ईयर में आती है, जो प्यूबर्टी का अपने टाइम होता है, अगर कुछ लोगों में यही सिम्टम प्यूबर्टी से पहले आती है, बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स, इट्स मीन कि एनी वन हु हैज appearance of secondary sexual characteristic before the age of 8 year, that is precocious puberty। precocious puberty कवर्ड आते ही 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी,
या मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन इसमें कैफे आर एस पार्ट है, इसमें पूरी ऑस्ट्रोटिक फाइब्रस डिस्प्लेशिया है। लेकिन इसमें याद रखिए जो कैफे आरे है ये हम आगे पढ़ेंगे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेकोनियम इलियस। व्हाट इज मेंट बाय मेकोनियम इलियस? इफ द बेबी कैन नॉट पास स्टूल ऑन टाइम, जिस तरह एक बच्चा पैदा हो जाए तो पीडियाट्रिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे बच्चे का जो स्टूल पास करने का नॉर्मल टाइम होता है वो हमारे पास क्या होता है 48 आवर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 48 आवर तक भी जनाब वो यूरिन पास ना करे, स्टूल पास ना करे, उसको डिलेड मेक्यूनियम कहते हैं। रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, नेजल पोलिप्स, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एंड इनफर्टिलिटी। अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं इसको जाने से पहले कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? इट इज अ CFTR जीन डिफेक्ट। ये CFTR जीन डिफेक्ट होता है जो क्रोमोसोम 7 के ऊपर होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम दैट इज आल्सो आस्क्ड कॉमनली इन द एग्जाम क्वेश्चन, कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये है क्या चीज़। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसमें जो CFTR जीन है उसका इशू होता है क्लोराइड चैनल का, क्रोमोसोम किसके ऊपर, 7 के ऊपर। और इसमें एग्जाम के अंदर आ जाए कि कौन सा चैनल डिफेक्ट होता है, दैट इज CL-, दैट इज नोन एज क्लोराइड चैनल डिफेक्ट। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने यहाँ से डिस्कस करनी है कि सिस्टिक फाइब्रोस की जेनेटिक नेचर क्या है, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक बच्चा है सिस्टिक फाइब्रोस के अंदर, जस्ट वन वर्ड विल कवर एवरीथिंग। रिमेंबर, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस बेबी एवरी सिक्रीशन ऑफ द बॉडी बिकम थिक। इसमें जो सिक्रीशन है वो थिक होती है, एंड व्हेन सिक्रीशन बिकम थिक दे कैन नॉट कम आउट इजीली आउटसाइड। अब अगर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन थिक है बच्चे में तो सिक्रीशन गाढ़ा होने की वजह से, थिक होने की वजह से बाहर नहीं आएगी, तो रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन होगी। सिक्रीशन थिक होने की वजह से जो GIT है वो भी थिक होगी, तो स्टूल पास नहीं होगी, मेक्यूनियम होगा। और एक पेंक्रियाटिक जो एंजाइम्स है या जो पेंक्रियाटिक जूस है वो भी इंटेस्टाइन तक टाइम पे नहीं पहुंचेगी, तो देयर इज पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। अब all the symptoms of cystic fibrosis are always due to because of thick secretion. So there is a delayed meconium, recurrent respiratory infection and pancreatic insufficiency. और जब pancreatic insufficiency होगी, स्टेटूरिया होगा, mal digestion, mal absorption, all fat soluble vitamin deficiency, infertility and subfertility. इनफर्टिलिटी इसलिए सिक्रीशन थिक है तो ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है वो भी पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ से अगर एक बच्चा है वो डिलेड मेक्यूनियम के अंदर आता है, तो एक और डिजीज है वो भी आप लोगों ने साइड बाय साइड याद रखनी है, उसको हार्शस्प्रंग डिजीज कहते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और हार्शस्प्रंग डिजीज में क्या फर्क है? इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR जीन का मसला है, उसमें गेंगलियन सेल का इशू होता है रेक्टम के अंदर, जिसकी वजह से मेक्यूनियम डिले। अगर एक डॉक्टर DRE करे, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, और इससे गश ऑफ द स्टूल निकले, इट्स मीन कि जो स्टूल है वो रेक्टल एरिया में पड़ी थी लेकिन बाहर नहीं आ रही थी, तो वो हमारे पास क्या है, हर्शस्प्रंग डिजीज है। उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, वो रेक्टल बायोप्सी है, और इसकी जो मेन स्टेट ट्रीटमेंट है वो रेक्टल रिसेक्शन है, ठीक है। तो डिलेड मेक्यूनियम अलोन ओनली विद एब्डोमिनल डिस्टंक्शन एंड स्क्वाड साइन पॉजिटिव, DRE करने पे गश ऑफ द स्टूल आना, think about Hirschsprung disease, but meconium ileus या delayed meconium respiratory problem, pancreatic issues, think about cystic fibrosis. So just this a demo lecture for those people who want to give a short quick review for the NRE step 1 to cover all the data of first aid which is commonly asked in the exam. So it will take a lot of time and I will work on that and it will take more time. तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड है कि दैट इज हेल्पफुल, और अगर आप लोग इस तरह के तकरीबन ये कोई 400-500 तक प्रेजेंटेशन है सारी फर्स्ट एड को कवर करने का, एक सिंपल तरीका ये भी है जस्ट फॉर दोस्त हु वांट टू अपेयर इन एग्जाम नियर बाई, ताकि आप लोगों को मुझे बता दें इस वीडियो के बाद किस तरह की चीज़ आप लोगों को अगर चाहिए तो हम फिर टाइम निकाल के इंशाल्लाह निकाल दूंगा। अब प्रॉपर सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे साथ आप लोग कॉन्टैक्ट करें 0315901921 डॉक्टर सादिक नाम है मेरा, मेरे साथ कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आप लोग को मैं यहाँ से बेस्ट चीज़ें दूंगा, जिससे आप लोग की अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी जो सक्सेस रेट है आप काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लेट मी नो अबाउट द फ्यूचर प्लान, एनी वन हु वांट टू टेक बेसिक साइंसेज इन डिटेल, clinical sciences detail, first aid whole in detail, word by word, topic by topic, diagram by diagram, and those who need NRE step 1
test session, MCQ test, like clinical presentation, everything. If you want, please let me know and I will help you guys. So much, thank you so much. Take care and just give me a best response. Allah Hafiz.